मोदी का नाम सुना है। मुकेश मोदी के घोटाले को दिखलाया था और ऑपरेशन लूट जब कल हमने दिखलाई थी, असर यह हुआ 3 जगहों पर छापा मार दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जयपुर, सिरोही और उदयपुर। लेकिन सिलसिला वहीं नहीं थमता है। किस रूप में कैसे पैसे बनाए जाते हैं और पूरा परिवार ही उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जरा देखिए उस रिपोर्ट को। मीनाक्षी मोदी, प्रियंका मोदी, वैभव लोढ़ा, वीरेंद्र मोदी, भारत मोदी, रोहित मोदी, राहुल मोदी और समीर मोदी। तो पत्नी और बेटी से लेकर भाई भतीजे तक सबका हिस्सा बढ़ चुका है। और यही है मुकेश मोदी का वो कुनबा जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 20 लाख निवेशकों के 84 अरब 10 करोड़ रुपए डकारने की फिराक में है या कहीं डकार चुका है। क्योंकि बरसों बरस से आम जनता से 10 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक लेते लेते 20 लाख लोगों से रुपया अगर जमा कराया जाता है और फिर अकाउंट में दिखाया जाता है 131 करोड़ 63 लाख रुपए, तो आप क्या कहेंगे? मेनली ओरिजिनली तो वीरेंद्र मोदी था, जिनका छोटा भाई है एक। लेटर स्टेज में उन्होंने अपने डॉटर को इंट्रोड्यूस किया, इस सोसाइटी के एमडी बनाया था। लेकिन उनको जब मालूम पड़ा कि भाई आदर्श सोसाइटी अब कभी भी जाएगी आगे पीछे, जेल भी जाना पड़ सकता है, तो इसने अपने बेटी को और जमाई को सबको वहां से रवाना कर दिया। अब अपने छोटे भाई जो वीरेंद्र मोदी है, उसी का लड़का है राहुल मोदी, नाउ ही इज द एमडी। और हमने कल ही आपको दिखाया था कि मुकेश मोदी कैसे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अरबों रुपए कर्ज के तौर पर अपने परिवार की फर्जी कंपनियों में जमा करा चुका है। अब जरा इन दस्तावेजों को गौर से देखिए। इसमें तकरीबन 59 कंपनियों के नाम लिखे हैं और इन सभी कंपनियों के डायरेक्टर मुकेश मोदी या उनके परिवार के लोग हैं। इन 59 कंपनियों को आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से 1546 करोड़ रुपए का कर्ज भी दिया जा चुका है, जिसे लोन कहते हैं। यानी मुकेश मोदी ने अपने ही परिवार के लोगों को निवेशकों के 1546 करोड़ रुपए बांट दिए। और यह कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। लूट के इस धंधे में मुकेश मोदी ने परिवार के अलावे अपने दोस्तों और भरोसेमंद कर्मचारियों का भी इस्तेमाल किया और इस तरह से 134 शेल कंपनियां और बनाई, जिनमें दोस्तों और कर्मचारियों को डायरेक्टर बनाया गया। और इस लिस्ट में मुकेश मोदी के परिवार के अलावे उसके बाकी करीबी लोगों के नाम है। इन सभी लोगों को अलग अलग कंपनियों में डायरेक्टर बनाया गया है और इस तरह से अपने करीबी लोगों की 134 कंपनियों को भी 2545 करोड़ रुपए कर्ज के तौर पर दे दिए गए। तो परिवार की 59 कंपनियों और दूसरे करीबी लोगों की 134 शेल कंपनियों को आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के कुल 4091 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। यानी निवेशकों के कुल जमा 8410 करोड़ रुपए में से लगभग आधा मुकेश मोदी अपने परिवार और करीबी लोगों को बांट चुके हैं। लेकिन जिन लोगों का ये पैसा है उन्हें मिल नहीं पा रहा। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा जमा करने वाले ऐसे ही एक निवेशक ने अपनी परेशानी एबीपी न्यूज को बताई। मैं आज आदर्श सोसाइटी गया था। मैंने यहाँ एफडी करवा रखी है 25,000 की। तो कल न्यूज़ देखने के बाद मैं यहाँ मैच्योरिटी से पहले इसको विड्रॉल करवाने गया, तो वहाँ के एम्प्लॉय बोलते हैं कि आपको ये मैच्योरिटी से पहले नहीं मिलेगी, आपको इसके अगेंस्ट लोन मिल सकता है जो इसका 50% रहेगा, और उस पर 24% से पहले इसको विड्रॉल करवाने गया था। मैंने यहाँ एफडी करवा रखी है 25,000 की। तो कल न्यूज़ देखने के बाद मैं यहाँ मैच्योरिटी से पहले इसको विड्रॉल करवाने गया, तो वहाँ के एम्प्लॉय बोलते हैं कि आपको ये मैच्योरिटी से पहले नहीं मिलेगी, आपको इसके अगेंस्ट लोन मिल सकता है जो इसका 50% रहेगा, और उस पर 24% ब्याज। तो ये है मुकेश मोदी की आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का असली चेहरा। जिन लोगों की जमाई से इस सोसाइटी ने अरबों की पूंजी जमा की है, उनको ठेंगा, और उसी पैसे से परिवार के सदस्यों की ऐश। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 20 लाख निवेशकों के 84 अरब 10 करोड़ रुपए डूब जाएंगे। सोसाइटी की बैलेंस शीट कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है। ये आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बैलेंस शीट है, जिसके मुताबिक 31 मार्च 2018 तक सोसाइटी के पास जमा रकम, उसका ब्याज, दूसरी देनदारियों को मिलाकर कुल देनदारी 9,639 करोड़ रुपए की है, जबकि उसके पास बैंकों में जमा राशि और कैश मिलाकर केवल 131 करोड़ 63 लाख रुपए है। तो फिर यह क्यों न कहा जाए कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी
दरअसल उन लाखों लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रही है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इस भरोसे से जमा करा दी कि 5 वर्ष बाद दुगनी हो जाएगी। और मुकेश मोदी और उनके भतीजे राहुल मोदी के साथ सत्ताधारियों की ये तस्वीर साफ बताती है इन्हें कोई छू नहीं सकता तो लूट जारी है। हालांकि हमने जब खबर बताई कि उसके बाद इनकम टैक्स का छापा पड़ा, लेकिन इनकम टैक्स के छापे का मतलब होता क्या है? प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत आज से नहीं लंबे अरसे से भेजी गई, अलग अलग मंत्रालयों में चिट्ठी लिखी गई और जानकारी दी गई कि जनाब इस तरीके से घपले घोटाले हो रहे हैं। ध्यान फिर भी नहीं दिया गया। जरा इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्या वाकई देश बदल रहा है या देश में ऐसी स्थिति है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? तो देश में 92,789 कोऑपरेटिव सोसाइटी है और निवेशकों के जरिए इनकी कमाई 8 खरब 46 अरब 16 करोड़ रुपए। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री का ये दावा सुनिए। नोटबंदी के बाद जिन 3 लाख संदिग्ध कंपनियों के बारे में पता चला था, जिनके माध्यम से काले धन का लेन देन किए जाने की आशंका है, उनमें से 2,10,000 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। मुझे उम्मीद है कि शैल कंपनियों के खिलाफ इस सफाई अभियान के बाद डायरेक्टरों में भी जागरूकता बढ़ेगी। तो दावा देश में शेल कंपनियों को बंद कर काले धन पर नकेल कसना था, पर मुकेश मोदी का खेल 250 शेल कंपनियों के आश्रय ही कैसे चलता रहा या कहें कैसे चल रहा है। और मामला सिर्फ एक सोसाइटी भर का नहीं, बल्कि तमाम मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे ही लूट का धंधा चला रही है, ये सब कुछ सामने है। तो ऐसे में इनसे मिलिए, ये हैं ऋषिकांत ममगाई। करीब 5 बरस पहले खुद एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की कोशिश में थे और उस बनाने की प्रक्रिया में इन्हें जो देखने को मिला, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ऋषिकांत के मुताबिक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक पॉन्जी स्कीम की तरह इस देश में चलाई जा रही है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट की पूंजी स्कीम है। आप जितनी भी सोसाइटीज देखेंगे सब में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के लोग काम कर रहे हैं, वही प्रेसिडेंट बनते हैं, वही सेक्रेटरी बनते हैं। ये कैसे होता है? इसमें एक जो चीफ प्रमोटर होता है वो बनाता है, वही चीफ प्रमोटर जो है इसको आगे जो है इसका बोर्ड को निर्धारित कर लेता है, अपने हिसाब से बना लेता है और इसके बाद वो साइफंड ऑफ फंड करने का भी आसान तरीका उनके पास होता है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की हकीकत जानने और समझने के बाद ऋषिकांत ने एक मुहिम के तौर पर इन पॉन्जी कंपनियों के खिलाफ अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और आरबीआई के गवर्नर तक को चिट्ठी लिखी। सब कुछ आपके स्क्रीन पर है। 17 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री दफ्तर को भेजी इस चिट्ठी में ऋषिकांत ने साफ लिखा कि कड़े नियमों के अभाव में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई। ऋषिकांत ने इसे रोकने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को कुछ सुझाव भी भेजे, पर वक्त बीतता गया और हुआ कुछ भी नहीं। मैंने कम से कम 40 चिट्ठी लिखी हैं, इवन आरटीआई भी डाली है, लेकिन कोई जवाब संतुष्ट जवाब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से आता नहीं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एटलीस्ट एक्नॉलेज होता है और वो लेटर जो है मंत्रालय को चला जाता है। मंत्रालय एक छोटा सा जवाब कि हम इन सजेशनों पर गौर कर रहे हैं, इससे आगे कुछ बताते नहीं है। तो जब सत्ता सरकार काम करना बंद कर दे तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के इस खेल के खिलाफ 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की गई। तब हाईकोर्ट ने बिना आरबीआई का लाइसेंस मिले क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पैसा जमा कराने पर रोक लगा दी थी। लेकिन तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने वाले एकजुट हुए और 10 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगवाकर दोबारा खेल शुरू कर बैठे। और उसके बाद बीते 3 बरस से यह धंधा वैसे ही चलने लगा जैसे चल रहा है। हालत यह हो गई, अगर कभी कोई इनसे पूछताछ की भी गई तो इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। मसलन अक्टूबर 2017 में कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक चिट्ठी भेजी गई। कई सवाल किए गए, मसलन कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक की तरह काम क्यों कर रही है, निवेशकों को तय समय से पहले उनका पैसा वापस देने से मना क्यों कर रही है, और आखिर क्यों सोसाइटी के 133 करोड़ रुपए रियल एस्टेट का कारोबार करने वाली 33 प्राइवेट कंपनियों को दे दिए गए। पर इन सब के बावजूद जवाब कुछ भी नहीं दिया गया।